हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप कर रहे थे। तो कल की क्लास में जो हमारे हेलो अल्केन्स थे, हमने उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सीख लिए थे कि हम उन्हें स्ट्रक्चरली कैसे लिखते हैं। आज की क्लास में हम अल्कोहल्स और हमारे बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स थे उनको लिखना सीखेंगे कि हम उनको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्रुप लिया अल्कोहल। ठीक है, अब हमने कल कर लिया था कि अल्कोहल में हम क्या करते हैं, हम O और H को ऐड करते हैं। अब जैसे कि ये है हमारा मीथेन CH4। अब हमने इसमें क्या करा, H को रिप्लेस कर दिया अपने OH से। तो ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका चेंज हो गया। तो ये आप क्या था आपका, ये था आपका मीथेन और अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मिथाइल अल्कोहल या इसे आप मेथेनॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ये आपका हो जाएगा एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको कैसे लिखना है, मैंने आपको सिखाया CH3H। अब आप इसको क्या करेंगे, अब ये आपका हो गया इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप, ये आपका मेथेनॉल हो गया। एथेनॉल अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, ये आपका एथेनॉल हो गया। इसी तरह से आपका प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक, तो अब हमने इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूले की उसमें लिख लिया। अब हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप था जिसे हमने स्ट्रक्चरल के उसमें लिखा था, लिखना सीखना है, वो है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप में हमने क्या ऐड करना था, हमने ऐड करना था CHO। तो ये हमारा अब बनेगा एल्डिहाइड में मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल और हेक्सानल। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए मिथेनल हमारा क्या होता है, जैसे इसका आयोपिक नेम है हमारा HCHO। अब हमने इसको क्या करा, HCHO लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे HC इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका मेथेनॉल। अंतर क्या है इसमें और पहले वाले में, उसमें था मेथेनॉल NOL, ये है मेथेनॉल NaL। इसी तरह आपका इथेनॉल CH3CHO। तो क्या हो जाएगा CH3CHO, या हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे C। ठीक है, H ये भी हमारा हो गया और ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो स्ट्रक्चरल जो हम लिखते हैं, स्ट्रक्चरल जो है हम उसको इस तरीके से बनाएंगे। इसी तरह आप प्रोपेनॉल का भी बनाओ। प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा, CH3CH2CHO। तो CH3CH2CHO बनाएंगे कैसे, तो 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 हमारा ये हो गया 4, हाइड्रोजन का 5 और इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रक्चरली उसको लिखते हैं। हमारा अगला आता है, अगला क्या था, केटॉन। तो देखिए केटॉन को कैसे लिखा था हमने, तो हमारा केटॉन्स को हमने क्या करना था, इस तरीके से करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सानल। ठीक है, तो देखिए CH3COCH3 क्या था, ये प्रोपेनल। ठीक है, हमने इसको लिखा कैसे, CH3 दूसरा तरीका, स्ट्रक्चर जो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, केटॉन, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से हमें इसको बनाना है, हमने इसको एंड कर दिया क्योंकि ये बीच में ही लगेगा। इसी तरह केटन, ये आपका आया प्रोपेनल केटॉन ग्रुप में। केटॉन ग्रुप में अगला हम कर रहे हैं ब्यूटेनल। तो ये क्या था हमारा, CH3CO
CH2CH3, ब्यूटेनन। ठीक है, बनाया कैसे इसे? तो ये हमारा हुआ CH3C CH2CH3 और ये हमारा हो गया इस तरीके से। या हम इसे अगर चेन फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ब्यूटेनन। इसी तरीके से आप प्रोपेनन का भी लिख सकते हैं। अब हमारा आता है कार्बोक्सिलिक। उससे हमारा क्या बन जाएगा? मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में हमारा क्या ऐड होगा? कार्बोक्सिलिक में हमारा ऐड होगा COOH, मिथेनोइक एसिड। तो देखिए हमारा मिथेनोइक एसिड क्या होता है? HCOOH, मेथनोइक एसिड है। लिखेंगे कैसे इसको? इसको हम लिखेंगे HCOOH, इस तरह से लिखेंगे। अब आपका एथेनोइक CH3COOH, एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? लिखेंगे कैसे इसको? HC एथेनोइक एसिड। इसी तरह प्रोपेनोइक भी लिख सकते हैं। देखो प्रोपेनोइक क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेनोइक में आपका होगा CH3CH2COOH। लिखेंगे कैसे? 1 2 3। ये हाइड्रोजन का हो गया हमारा, चेन को एंड करा, और ये भी OH। ठीक, इस तरीके से हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज को लिखना सीख लिया। अब हमारा आता है कोयल एंड पेट्रोलियम। आपको पता है कि कोयल एंड पेट्रोलियम हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, और ये फॉसिल फ्यूल इसलिए हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स इन्हें बनने में लगते हैं और हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के बाद ये हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बहुत बड़े लार्ज लैंड प्लांट्स और ट्रीज हमारे बेरिड हो गए अर्थ के हमारे लेयर्स के अंदर, उनसे हमारा बना कोयला। पेट्रोलियम कैसे बना? जो हमारे एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स बरिड हुए अर्थ की लेयर्स में, उनके बरिड होने से मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारा पेट्रोलियम बना। अब हमारे ये दोनों ही बहुत अच्छे फ्यूल हैं और हमें अपनी वेरियस नीड्स के लिए इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो अब जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें समझने के लिए हम दो तरीके से समझते हैं। कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे होते हैं दे बर्न विद अ फ्लेम, एंड कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं दे बर्न विदाउट अ फ्लेम। जैसे जब आप कोयले को जलाते हो तो आपको हीट तो महसूस होती है लेकिन फ्लेम नहीं दिखती। लेकिन जब हम अपने पेट्रोलियम को, डीजल को, यहाँ तक कि हम अपनी कैंडल को भी जलाते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ये जो फ्लेम होती है ये हमारी दो तरह की होती है, येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम। तो जब किसी भी हमारे फ्यूल को कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, ध्यान से सुनिएगा। और जब उसे कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। तो सिर्फ आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कंबशन इज़ कंप्लीटेड और नॉट। अगर कंबशन कंप्लीटेड है तो फ्लेम ब्लू होगी, अगर कंबशन इनकम्प्लीट है तो फ्लेम हमारी येलो होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो सूट प्रोड्यूस करता है। सूट हम बोलते हैं कि हवा में हमारे कुछ कार्बन के काले पार्टिकल्स वो प्रोड्यूस करता है। तो
तो देखिए, जब हम अपने गैस पर, कुकिंग गैस पर घर में खाना बनाते हैं तो सूट प्रोड्यूस नहीं होता। और आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी गैस की फ्लेम होती है वो ब्लू फ्लेम होती है, वो सूट प्रोड्यूस नहीं करेगी क्योंकि उसको कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कंबशन फुल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, प्रोड्यूसिंग ब्लू फ्लेम। लेकिन जब एक फ्यूल को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा तो सूट मतलब कार्बन के ब्लैक कलर के पार्टिकल्स आपको एटमॉस्फेयर में दिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे फ्यूल्स जो होते हैं हम उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं जब वो हमारे फ्लेम के साथ प्रोड्यूस होते हैं, तो वेदर दे आर बीइंग फुली कंबस्टेड और नॉट। तो फुल कंबशन हो रहा है या इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, क्योंकि अगर फुल कंबशन हो रहा है जिसे हम कंप्लीट कंबशन बोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो वो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज करती है, लेकिन हम ह्यूमंस के लिए उसे ब्रीद इन करना पॉइजनस नहीं होता। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे लिए पॉइजनस गैस होती है। वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक करता है। तो इसीलिए इनकम्प्लीट कंबशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।